अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। ग्रेटर हैदराबाद में पीने के पानी की सरबराही की सूरत हाल पर महकमे बल्दी नज़्म व नस्क के प्रिंसिपल सेक्रेटरी दाना किशोर ने जायज़ा इजलास मुनक़िद किया। खैरताबाद में वाक़ वाटर वर्क्स के सदर दफ्तर में बोर्ड का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें आला ओहदेदारों ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए दाना किशोर ने कहा कि इस साल शहर हैदराबाद में ज़ेर ज़मीन सतह आब में कमी होने की वजह से वाटर टैंकर की तरफ में इजाफा हुआ है। तलब के मुताबिक वाटर वर्क्स की जानिब से शहरियों को पानी सरबराह किया जा रहा है। आने वाले दिनों में पानी की सरबराही में मुश्किलात पेश न आने देने के लिए इमरजेंसी पंपिंग का इंतजाम किया गया है। मुख्तलिफ ज़खायर आब में पानी वाफर मकदार में मौजूद है। इस सिलसिले में आवाम को मशवरा दिया जाता है कि वो पानी के ताल्लुक से गैर ज़रूरी परेशान न हो। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले में जारिया साल शहर हैदराबाद में 100 MLD यानी मिलियन लीटर पर डे ज़ायद पानी सरबराह किया जा रहा है। ज़रूरत पड़ने पर मजीद 100 MLD पानी सरबराह करने वाटर वर्क्स पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले में जारिया साल के पहले 3 माह में 10,000 इजाफी सारिफीन ने वाटर टैंकर्स बुक किए हैं। गुज़िश्ता साल औसतन 12 वाटर टैंकर के जरिए पानी सरबराह किया जाता था। इस साल ये 20 तक पहुंच गया है। सारिफीन के तलब के मुताबिक तमाम इक़दाम किए जा रहे हैं। आने वाले दिनों में रोज़ाना 300 टैंकरों के जरिए 1200 ट्रिप पानी सरबराह किया जा रहा है। हर माह 2.5 लाख ट्रिप पानी सरबराह करने का मंसूबा जाहिर किया गया। शहर के अलावा आउटर रिंग रोड के हुदूद में भी ज़रूरत पड़ने पर जायद फिलिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे। टैंकर बुक करने के 12 घंटे के अंदर वाटर टैंकर भेजने की कोशिश की जा रही है। नए टैंकर्स के लिए RTA ओहदेदारों के साथ बातचीत जारी है। हिमायत सागर, उस्मान सागर से सरबराह होने वाले पानी को साफ करने के लिए गंडीपेट कॉन्वेंट में पानी साफ करने का सेंटर कायम किया जा रहा है। तेलंगाना की नागार्जुना सागर की बाई नहर में एक हफ्ते तक पानी छोड़ने के बाद इसको रोक दिया गया है। सिर्फ पीने के लिए पानी ही छोड़ा जाएगा। पालेरू आबी ज़खायर में 2.25 TMC पानी छोड़ा गया। नागार्जुना सागर की नागार्जुना सागर की आपकी मुकम्मल सतह अब 590 फीट के बरखिलाफ मौजूदा पानी की सतह 511.20 फीट है। TMC इसकी मुकम्मल सतह 312.50 के बरखिलाफ 133.71 TMC दर्ज की गई है। दिल्ली शराब पॉलिसी मामले में गिरफ्तार BRS की लीडर और तेलंगाना के साबिक वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को दिल्ली की रॉज एवेन्यू कोर्ट ने उबूरी जमानत देने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपने 16 साल बेटे के इम्तिहान के हवाले से PMLA की दफ़ा 45 के तहत दरख्वास्त दी थी, जिस पर अदालत ने 4 अप्रैल को समाअत करते हुए अपना फैसला महफूज कर लिया था। अदालत ने वो फैसला आज सुनाया, जिसमें उसने कविता की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। समाअत के दौरान कविता की जानिब से पेश सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने PMLA की दफ़ा 45 और उसकी एक ऐसी शक का हवाला दिया जो ख़वातीन को इस्तिस्ना फराहम करता है। सिंघवी ने अपनी दलील में कहा था कि ऐसा नहीं है कि बच्चा गोद में है या छोटा है, इसकी उम्र 16 साल है, लेकिन यहाँ मामला मुख्तलिफ है। ये एक माँ की अपने बच्चे की अखलाकी और जज्बाती हिमायत का मसला है। इसलिए कविता की गिरफ्तारी से उनके बेटे को सदमा पहुंचा है। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि वज़ीर आज़म खुद रेडियो पर इम्तिहानात की दुश्वारियों से निपटने के बारे में लेक्चर देते हैं, क्योंकि इम्तिहानात के दौरान बच्चे दबाव में होते हैं। इस बात की निशानदेही करते हुए कि बच्चे के लिए माँ की जज्बाती हिमायत को कोई और बदल नहीं सकता, सिंघवी ने दलील दी कि ED को कविता से किसी भी फौरी तफ्तीश की ज़रूरत नहीं है। इस बुनियाद पर उन्हें उबूरी ज़मानत दी जा सकती है। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक्साइज पॉलिसी घोटाले से मुतालिक मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस में अदालती हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के वज़ीर आला का ओहदे से हटाने के मुतालबा करने वाली तीसरी PIL यानी मफाद आमा की दरख्वास्त को भी पीर को मुस्तरद कर दिया। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की सिंगल बेंच ने आम आदमी पार्टी के साबिक मेंबर असम्बली संदीप कुमार की तरफ से दायर PIL को मुस्तरद करते हुए कहा कि अर्जी गुजार ने उसे अपनी ज़ाती तशहीर के लिए दायर किया था। इन मुशाहिदात के साथ हाई कोर्ट ने वार्निंग भी जारी की और कहा कि आप पर यानी दरख्वास्त गुजार पर भारी जुर्माना आयद किया जाना चाहिए। हाई कोर्ट ने इससे कबल 4 अप्रैल और 28 मार्च को इसी तरह की PIL को मुस्तरद कर दिया था। तेलंगाना हाई कोर्ट ने एक अर्जी पर समाअत की, जिसमें CBI से कालेश्वरम प्रोजेक्ट में बेकायदगियों की तहकीकात करने को कहा गया था। हुकूमत ने अदालत को बताया कि उसने कालेश्वरम प्रोजेक्ट में बेसाबतगियों की अदालती तहकीकात पहले ही शुरू कर दी है। अर्जी गुजारों ने हाई कोर्ट से CBI से तहकीकात कराने को कहा। हाई कोर्ट ने केस की मजीद समाअत आइंदे हफ्ते तक मुलतवी कर दी है।
चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने मूसी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के 24वें बोर्ड इजलास की सदारत की। ये इजलास सेक्रेटेरिएट में मुनक्किद हुआ। इस मौके पर खिताब करते हुए चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि मूसी रिवर फ्रंट की तरक्की हुकूमत की अवलीन तरजीह है। इस प्रोजेक्ट को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तर्ज पर तरक्की दी जाएगी। उन्होंने ओहदेदारों से ख्वाहिश की कि वो इस प्रोजेक्ट पर सरमायाकारों को रागिब करने और उनमें एतमाद पैदा करने के लिए मूसा नदी के अतराफ के इलाकों को तेज़ी के साथ तरक्की देने के लिए चंद प्रोजेक्ट्स की निशानदही करें। उन्होंने इस सिलसिले में माहिरीन की कमेटी तश्कील देने की हिदायत दी। इस मौके पर मूसी रिवर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की मैनेजिंग डायरेक्टर अम्रपाली ने इस प्रोजेक्ट से मुतालिक तफसीलात पेश की। उन्होंने कहा कि मूसी प्रोजेक्ट के डीपीआर की तैयारी और मास्टर प्लान व दीगर मंसूबों को खतियत दी जाए। बीआरएस के एमएलसी नवीन कुमार ने मीडिया और सोशल मीडिया के गोशे के प्रोपेगेंडे की तरदीद की, जिसमें दावा किया गया कि वो फ़ोन टैपिंग मामले में मुलविस हैं। एक प्रेस रिलीज में नवीन कुमार ने कहा कि गुज़िश्ता चंद दिनों से सोशल मीडिया और दीगर मीडिया पर इस बात का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि फ़ोन टैपिंग मामले में वो मुलविस हैं। ये खबर हकीकत से काफ़ी दूर है। उनका फ़ोन टैपिंग मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं है। उनके गेस्ट हाउस या मकान की पुलिस ने तलाशी नहीं ली। सोशल मीडिया की खबरें बिल्कुल झूठी हैं और उनके खिलाफ साजिश है ताकि उनकी इमेज को झूठ के जरिए ख़राब किया जा सके। उन्होंने झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का इंतबाह दिया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने उगादी त्यौहार पर रियासत के अवाम को मुबारकबाद दी। इस मरतबा तेलुगु साले नौ का नाम श्री क्रोधी नामा है। चीफ मिनिस्टर ने उम्मीद जाहिर की कि नए साल में खुशी लोग महसूस करेंगे और कहा कि अवाम की तमाम नेक तमन्नाएं इस साल पूरी हों। उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की कि नया साल किसानों के ख़ानदानों के लिए नफ़ा बख्श हो और भरपूर बारिश के ज़रिए उनके घरों में खुशियां लेकर आए। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि नए साल में रियासत तेलंगाना तमाम शोबों में बेहतर तरक्की करेगा और मुल्क के लिए एक मिसाली रियासत बनेगा। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के काफ़िले में शामिल एक गाड़ी का हादसा पेश आया। वज़ीर आला के काफ़िले में शामिल गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया। काफ़िले में शामिल लैंड क्रूज़र गाड़ी का टायर फटा। ये वाक़या विकाराबाद ज़िले के मन्नेगुड़ा में उस वक्त पेश आया जब चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी कोडंगल जा रहे थे। इस टायर फटने से सब घबरा गए। वो हैरान थे कि वहाँ क्या हो रहा है। टायर फटने के बाद सब गाड़ियों से बाहर निकल आए। फटने वाले टायरों की मरम्मत के बाद गाड़ियों को दोबारा कोडंगल के लिए रवाना किया गया। एहलकारों ने राहत की सांस ली क्योंकि इस वाक़े में कोई ज़ख्मी नहीं हुआ। कोडंगल असेंबली हल्के कांग्रेस कोऑर्डिनेशन कमेटी के कायदीन के साथ चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। वज़ीर आला ने 7 मंडलों के सरबराहान के साथ 4 घंटे से ज़्यादा का जायजा इजलास लिया। वज़ीर आला ने हिदायत दी कि तमाम कायदीन बूथ की सतह पर तालमेल से काम करें। सीएम रेवंत ने कोडंगल असेंबली सीट से महबूब नगर के एमपी उम्मीदवार वंशी चंद्र रेड्डी को ज़्यादा से ज़्यादा अक्सरियत दिलाने के लिए सख्त मेहनत करने का मशवरा दिया। कोडंगल नारायणपेट एत्तिपोतल पथकाన్ని మనం తెచ్చుకున్నాం। ఇయాల మెడికల్ కాలేజ్, ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్, వెటర్నరీ కాలేజ్, నర్సింగ్ కాలేజ్, డిగ్రీ కాలేజీలు, జూనియర్ కాలేజీలు నారాయణపేట కొడంగల్ ఎత్తిపోతల పథకంతో పాటు కృష్ణా వికారాబాద్ రైల్వే లైన్, అదే విధంగా కొడంగల్లో సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీలు తెచ్చుకోవాలని మన ప్రయత్నం చేస్తుంటే కొంతమంది వచ్చి ఎట్లయినా కొడంగల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీని పడేయాలి, కాంగ్రెస్ పార్టీని ఓడించాలి అని ఇయాల ఈ ప్రాంతంలో తిరుగుతున్నారు। నేను అడుగుతున్న కొడంగల్ నియోజకవర్గ యువకులను, ఇక్కడున్న పెద్దల్ని ఆలోచన చేయమని నేను అడుగుతున్నా। ఎందుకు కొడంగల్లో రేవంత్ రెడ్డిని కింద పడేయాలి? మెడికల్ కాలేజ్ తెచ్చినందుకు కింద పడేయాలనా? ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ తెచ్చుకున్నందుకు కింద పడేయాలనా? వెటర్నరీ కాలేజ్ తెచ్చుకున్నందుకు కింద పడేయాలనా? అదే విధంగా నర్సింగ్ కాలేజీలు తెచ్చుకున్నందుకు కింద పడేయాలనా? డిగ్రీ కాలేజీలు తెచ్చుకున్నందుకు కింద పడేయాలనా? జూనియర్ కాలేజీలు తెచ్చుకున్నందుకు కింద పడేయాలనా? కరువు ప్రాంతంగా ఉన్న ఈ కొడంగల్ ప్రాంతానికి 4000 కోట్ల రూపాయలతో నారాయణపేట కొడంగల్ ఎత్తిపోతల పథకాన్ని తెచ్చుకొని ప్రతి ఎకరాకు నీళ్లు ఇస్తున్నందుకు రేవంత్ రెడ్డిని కింద పడేయాలనా? ఈ ప్రాంతంలో ఉద్యోగ ఉపాధి అవకాశాలు లేక అపారమైన సున్నపు గనులు ఉంటే ఆ సున్నపు గనులతోని 1000 కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడి తెచ్చి సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీ పెట్టడానికి అనుమతులు తెస్తున్నందుకు రేవంత్ రెడ్డిని కింద పడేయాలనా? దేనికోసం కింద పడేయాలని నేను అడుగుతున్నా। 75 ఏళ్ళు మీరు ఎవరేం చేయలే, 75 ఏళ్ళు మరి కష్టాలు ఉంటే మమ్మల్ని ఎవరు పట్టించుకోలే। ఇవాళ అర్ణమ్మ బయలుదేరింది, నేను బీజేపీ జాతీయ ఉపాధ్యక్షురాలను। మంచిదే అమ్మా, కాంగ్రెస్ ఉన్నంతసేపు మంత్రి పదవులు అనుభవిస్తుంది।
साबिक वजीर व बीआरएस के रुकन असेंबली टी हरीश राव ने आज कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ सनसनीखेज बयान देते हुए कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत कितने दिन रहने वाली है किसी को पता नहीं है। मेदक पार्लिमानी हल्के के बीआरएस कायदीन के एक इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जिन रियासतों में इख्तिदार में रही वहां पर कांग्रेस ने 5 साल की मियाद मुकम्मिल नहीं की। चंद रियासतों में अपने ज़ाती मफादात के तहत 5 साल से पहले ही इख्तिदार से महरूम हो गई। तेलंगाना में आने वाले इंतखाबात में बीआरएस का इख्तिदार यकीनी है। इसी दौरान हरीश राव ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को एक मकतूब रवाना करते हुए सूरजमुखी की फसल की 100% खरीदारी का मुतालबा किया। మన అభ్యర్థి ఆనాడు కలెక్టర్ గా ఉండి వెంకటరామరెడ్డి గారు కూడా ఈ జిల్లాను ముందుకు తీసుకుపోవడంలో ఆయన కృషి కూడా ఇవాళ మనం గుర్తించాల్సిన అవసరం. బాగా పనిమంతుడు వెంకటరామరెడ్డి గారు బాగా పనిచేసే గుణం ఉన్నటువంటి వాడు, మంచి దాన గుణం ఉన్నది, పనిచేసే కష్టపడే మనస్తత్వం ఉన్నటువంటి వ్యక్తి. మంచి అభ్యర్థి మనకు దొరికాడు కనుక మనం కూడా దయచేసి అతన్ని గెలిపించడానికి కృషి చేయాలి. వెంకటరామరెడ్డి గారు మీకు చెప్పుకున్నారు ఏమన్నాడు, 100 కోట్ల రూపాయలతో ఒక విద్యా నిధిని ఏర్పాటు చేసి పిల్లల చదువుల కోసం నేను సహాయం చేస్తానంటున్నారు. పిల్లలకు ట్రైనింగ్ కానీ పిల్లలకు ఉద్యోగ కల్పనలో జాబ్ మేళాల ఏర్పాటు కానీ ఇవన్నీ కూడా చేసి నేను కష్టపడి పనిచేస్తాను. ఎంపీగా ఢిల్లీలో పోరాటం చేయడం, పార్లమెంట్ లో మాట్లాడడం, మన సిద్దిపేట మెదక్ సంగారెడ్డిలకు నిధులు తేవడం, అంతేకాకుండా నా స్వంతగా కూడా మనందరి కోసం కూడా సొంత డబ్బులు కూడా ఖర్చు పెట్టి పనిచేస్తానని చెప్పి ఆయన ముందుకు వచ్చారు. ఇవాళ రాష్ట్రంలో ఏం జరుగుతుంది, అమలు చేస్తామన్నారు. ఇప్పుడు మాట్లాడితే ఏమంటుందంటే కోడొచ్చిందంటూ, కోడొస్తుందా నీకు తెలియదా? అయినా కోడ ఎప్పుడు వచ్చింది? నీ ప్రభుత్వానికి 100 రోజులు నిండినాక 102వ రోజు కోడొచ్చింది. నీకు పూర్తి 100 రోజుల అవకాశం దొరికింది. మరి ఎందుకు చేయలేదు 100 రోజులు? ఉత్తర మాట్లాడుతూ వీళ్ళేదో ఉద్ధరిస్తారనుకోని వీళ్ళ నోటరీ డాక్యుమెంట్ చూసి బాండ్ పేపర్లు చూసి మీ 6 గ్యారెంటీ అమలు చేస్తామని నమ్మించిన తీరును చూసి మిమ్మల్ని గెలిపిస్తే ఇలా ఉత్తర మాటలు మాట్లాడుతుంది తప్ప ఉద్ధరించే పనులు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం చేయలేదు. मेदक पार्लिमानी हल्के के बीआरएस उम्मीदवार व रुकने काउंसिल वेंकटराम रेड्डी के खिलाफ सिद्दीपेट के 3 टाउन पुलिस स्टेशन में इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। बताया गया कि वेंकटराम रेड्डी ने सतवाहना डेवलपमेंट अथॉरिटी के साबिक चेयरमैन रविंदर रेड्डी और दूसरों के साथ आईकेपी और ईजीएस मुलाजमीन के साथ एक इजलास मुनक़िद करते हुए इंतखाबी मुहिम चलाई थी, जिस पर बीआरएस उम्मीदवार के अलावा रविंदर रेड्डी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ। बताया गया कि इतवार के रोज सिद्दीपेट टाउन के रेड्डी फंक्शन हॉल में वेंकटराम रेड्डी ने चंद सरकारी मुलाजिमीन के साथ राजदाराना मुलाकात की थी। ये मुलाकात रात देर गए तक जारी रही। इस बात का इल्म होने के बाद कांग्रेस और बीजेपी के कायदीन वहां पहुंच गए, जिसके फौरी बाद वेंकटराम रेड्डी के अलावा मुलाजिमीन वहां से फरार हो गए। बताया गया कि वेंकटराम रेड्डी ने अपने जानने वाले 150 से ज्यादा मुलाजिमीन को तलब करते हुए एक दावत का एहतमाम किया था, जिस पर कांग्रेस और बीजेपी के कायदीन ने इलेक्शन कमीशन से इसकी शिकायत की थी, जिस पर यह कार्रवाई की गई। आंध्र प्रदेश के पालनाडु जिले के कुरुसूर में रियासत की असल अपोजिशन तेलुगुदेशम पार्टी के दफ्तर को बाज नामालूम अफराद ने नजर आतिश कर दिया। यह वाकया कल शब पेश आया। 10 दिन पहले ही इस दफ्तर का इफ्तिताह तेलुगुदेशम जनसेना के मुश्तरका उम्मीदवार बी प्रवीण ने किया था। आग के बड़े पैमाने पर फैलने पर आसपास के घरों में रहने वाले खौफजदा हो गए। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही तेलुगुदेशम और जनसेना पार्टी के कायदीन वहां पहुंच गए, जिन्होंने आग बुझाने के काम में सरगर्मी के साथ ताउन किया। तेलुगुदेशम के कायदीन ने इल्ज़ाम लगाया कि इस वाक़े में रियासत की हुक्मरान जमात वाईएसआर कांग्रेस के कारकुन मुलविस हैं। उन्होंने कहा कि वाईएसआर कांग्रेस के कारकुनों ने फायर इंजन को बर वक्त पहुँचने से भी रोक दिया था। हो गया ये दाल तो गया तो ये
शादी की तकरीब हो या किसी की मैयत, जेब कतरों को इससे कोई मतलब नहीं। वो हर जगह अपना हाथ साफ करने से पीछे नहीं हटते। ऐसी ही हाथ की सफाई माह रमजानुल मुबारक के दौरान इफ्तारों की दावत में भी देखी जा रही है। कई मकामात पर लोग पुलिस से शिकायत करने के बजाय खामोश रहने को तरजीह देते हैं। लेकिन कल एक ऐसा वाकया पेश आया जिसमें वीआईपीज़ को निशाना बनाने की कोशिश में एक जेब कतरा रंगे हाथों पकड़ा गया और उसकी जमकर पिटाई की गई। टिमरीज एजुकेशन सोसाइटी के सदर फ़हीम कुरैशी की जानिब से इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया था। इस दावत इफ्तार में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर मजलिस, इसके अलावा साबिक रुकन पार्लियामेंट मोहम्मद अजहरुद्दीन, कई अहम कायदीन जिनमें रंजीत रेड्डी, अनिल यादव, दानव नागेंद्र और दीगर कांग्रेस के कारकुन और कायदीन ने शिरकत की थी। इस दौरान बाज़ अफराद ने एक जेब कतरे को रंगे हाथों पकड़ लिया और उसे मारपीट के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। मकामी अफराद ने बताया कि उस जेब कतरे ने वीआईपीज़ को निशाना बनाया और उनकी जेबों से नगद रकम के अलावा सेल फोन्स का सरका कर रहा था। దొంగడు చోర్ 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 ముంగడు వాడినా ఫోటో ముంగడు చోర్ आंध्र प्रदेश की विजयवाड़ा पुलिस ने एनटीआर पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में 3 मकामात पर छापों के दौरान 30 किलोग्राम से ज्यादा गधे का गोश्त जब्त किया। पुलिस ने गधे का गोश्त फरोख्त करने वाले 5 अफराद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। पेटा इंडिया के अलावा एक और तंजीम की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की और एफआईआर दर्ज कर ली। कृष्णा लंका, सत्यनारायणपुरम और पेट्टा माता पुलिस स्टेशनों में ताज़ीरात हिंद की मुख्तलिफ दफात के तहत गधों का गोश्त फरोख्त करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। जब्तशुदा गोश्त को म्युनिसिपल हुक्काम ने ज़रूरी रस्मी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद तलब कर दिया। पेटा इंडिया की कब्लजिंग की कार्रवाई के नतीजे में आंध्र प्रदेश में 78 गधों को बचाया गया और 1000 किलोग्राम से ज़्यादा गोश्त जब्त करके तलब कर दिया गया। हैदराबाद की पंजागुट्टा पुलिस ने बोधन के साबिक एमएलए आमिर शकील के बेटे राहिल को गिरफ्तार कर लिया, जो प्रजा भवन के सामने बैरिकेड्स को टक्कर देने के केस में अहम मुलजिम है। राहिल, जो हादसे के बाद दुबई फरार हो गया था, आज हैदराबाद वापस आया, जिसके फौरी बाद एयरपोर्ट पर पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया और पंजागुट्टा पुलिस के हवाले कर दिया। इस हादसे के बाद राहिल दुबई फरार हो गया था और पुलिस ने उसके खिलाफ पहले ही लुकआउट नोटिस जारी किया था। हैदराबाद के पुराने शहर में आज एक मासूम लड़की को अगवा करने की कोशिश की गई थी। ये लड़की की उम्र करीब 3.5 साल बताई गई है। इसे बिलाल नगर के इलाके में, जो कि कालापत्थर पुलिस स्टेशन हुदूद में आता है, यहाँ से अगवा करने की कोशिश की गई थी। मकामी अफराद ने किडनैपर को पकड़ लिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पूरे लोगों को जिले निजामाबाद में एक 6 साला लड़का कार में मुर्दा पाया गया। ये लड़का 2 दिन पहले लापता हो गया था। तहम पीर को बोधन टाउन के रिकासपेट इलाके में ठहरी हुई कार में लड़का मुर्दा पाया गया। इतलात के मुताबिक ये लड़का, जिसकी शिनाख्त राघव के तौर पर की गई, सड़क के किनारे ठहराई गई कार में बैठ गया और लड़के को देखे बगैर कार के मालिक ने कार को खुफल डाल दिया। पुलिस ने शुबा जाहिर किया कि दम घुटने से लड़के की मौत हुई है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जाँच शुरू कर दी है। कत्ल के मामले में मुलविस शख्स का कत्ल कर दिया गया। यह वारदात कल शब हैदराबाद के नवाही इलाके बाचूपल्ली में पेश आई। मुलजिमीन ने कत्ल के बाद मनाए गए जश्न की वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट की। यह वारदात जीरी मेटला के बाचूपल्ली के प्रगति नगर टैंक के करीब पेश आया। 2 हमलावरों ने मकतूल तेजा उर्फ सिद्धू का चाकुओं से हमला करते हुए कत्ल कर दिया। हमलावरों और सिद्धू की पुरानी मुखासिमत थी। बाचूपल्ली पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके हमलावरों की तलाश के लिए टीमें तश्कील दी हैं। मेडचल में बिहार के एक 35 साला शख्स का कत्ल कर दिया गया। ये वारदात इतवार की शाम पेश आई। मकतूल की शिनाख्त मनीष के तौर पर की गई, जो एक प्राइवेट कंपनी में मुलाजिमत करता था। इतवार की शब एक रेस्टोरेंट के करीब उसकी लाश पाई गई। पुलिस ने कहा कि बाज़ अफराद ने उस पर हमला कर दिया और उस पर पत्थर डालकर हलाक कर दिया। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर लिया। जिले खम्मम के
तलाड़ा फॉरेस्ट रेंज में बंदूक से जंगली जानवरों का शिकार करने की कोशिश करने वाले 6 अफराद को महकमे जंगलात के अहदेदारों ने पकड़ लिया। जिले के चंदीगुंडा मंडल के वेंडलापाडू जंगलाती इलाके में बंदूक से जंगली जानवरों का शिकार करने की इत्तला पर महकमे जंगलात के अहदेदार फौरी तौर पर वहां पहुंच गए और उन 6 अफराद को पकड़ लिया, जिनका ताल्लुक हैदराबाद से बताया जाता है। उनके पास से गैर मुल्की बंदूक जब्त की गई। उन अफराद के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। महकमे जंगलात के अहदेदारों ने इंतबाह देते हुए कहा कि जंगल में जानवरों का शिकार करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। महाराष्ट्र के नागपुर के महाराष्ट्र के नागपुर के मानकापुर चौक पर इतवार की आधी रात को 12 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। उनमें 9 कारें, एक एम्बुलेंस और एक 2 व्हीलर की गाड़ी शामिल है। इस हादसे में 6 अफराद जख्मी हुए हैं। एक भैंस सड़क पर आते ही एक कार ड्राइवर ने गाड़ी को अचानक ब्रेक लगा दिया, जिसके नतीजे में पीछे से आने वाली गाड़ियां आपस में टकरा गई। एक कार दूसरी कार पर चढ़ गई। आंध्र प्रदेश के जिले पालानाडु में पेश आए सड़क हादसे में 2 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा जिले के अन्नावरू पाडो हाईवे पर उस वक्त पेश आया जब बाइक को लॉरी ने टक्कर दे दी। हादसा इतना शदीद था कि बाइक पर सवार 2 अफराद, जिनकी शिनाख्त एम बालाशोरी और आर वेंकटेश बरलू के तौर पर की गई, मौके पर ही हलाक हो गए। मकामी अफराद की इत्तला पर पुलिस वहां पहुंची, जिसने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। लोकसभा इंतखाबात के सिलसिले में पुलिस ने हर तरफ अपनी तलाशी मुहिम तेज कर दी है। आज एक ऐसी ही तलाशी मुहिम के दौरान 5 करोड़ 60 लाख रुपए नकद, 3 किलो सोना, 103 किलो चांदी के जेवरात और 68 चांदी की सलाखें कर्नाटका पुलिस के हाथ लगी हैं। कर्नाटक में बेल्लारी पुलिस ने कुंबाली बाजार में हिमा ज्वेलर्स के मालिक के घर पर छापे के दौरान जुमला 7 करोड़ 60 लाख रुपए की नकदी, सोना और चांदी जब्त की है। सिकंदराबाद महाकाली एसीपी सरदार सिंह ने कहा कि लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोकने के लिए मुनासिब एहतियात बरती जा रही है। पुलिस स्टेशन के हदूद में मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस ने घर घर तलाशी मुहिम चलाई। इसमें महाकाली एसीपी, 3 इंस्पेक्टर्स, 10 सब इंस्पेक्टर्स और दीगर मुलाजिमीन पुलिस ने हिस्सा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र चौकस रहने की आवाम से दरख्वास्त की। मोज़म्बिक में एक दर्दनाक हादसे में कम से कम 91 लोगों की जान चली गई। मामला मोज़म्बिक के शुमाली साहिल का है, जहां तकरीबन 130 अफराद से भरी एक कश्ती डूब गई। अफसरान का कहना है कि हादसा उस वक्त पेश आया जब मछली पकड़ने वाली कश्ती बड़ी तादाद में लोगों को लेकर नामपुला इलाके के पास वाक़ जजीरे की तरफ जा रही थी। ये वाक़या इतवार यानी 7 अप्रैल का है। नामपुला के स्टेट सेक्रेटरी जेमे नेटू ने कहा कि कश्ती सलाहियत से ज़्यादा भरी हुई थी और मुसाफिरों को ले जाने के लिए मौजूद नहीं थी, इसलिए ये समंदर में डूब गई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पीर को महाराष्ट्र के चंद्रपुर में कहा कि 2024 का लोकसभा इलेक्शन स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी के बीच का एक इलेक्शन है। उन्होंने कहा कि एक जानिब बीजेपी की ज़ेर क़यादत एनडीए है, जिसका मकसद मुल्क के लिए कड़े फैसले लेना और बड़े फैसले लेना है, और दूसरी जानिब कांग्रेस और एनडीए अलायंस है, जिसका मकसद सिर्फ इख्तिदार हासिल करना है। राजनीतिक पार्टियों का ये दायित्व होता है कि वो जनता की समस्याओं का समाधान करे, लेकिन कांग्रेस पार्टी खुद ही समस्याओं की जननी है। आप आजादी के बाद से गिनना शुरू करिए, देश का विभाजन हुआ, मजहब के नाम पर ये विभाजन किसने करवाया? किसने करवाया? किसने करवाया? देश आजाद होते ही कश्मीर में समस्या खड़ी कर दी गई। कश्मीर में समस्या किसने पैदा की? जरा पूरी ताकत से बताइए, दिल्ली तक आवाज जानी चाहिए। ये कश्मीर को किसने मुसीबत में डाला? हमारे आसपास ही दुनिया के कई देश आजाद हुए, वो हमसे कहीं आगे बढ़ गए। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी पीर को शहडोल में एक मीटिंग के बाद वहीं फंस गए। बताया जा रहा है कि उनका हेलीकॉप्टर फ्यूल की कमी की वजह से नहीं उड़ पाया। अब वो रात शहडोल में ही रुकेंगे। वो एक प्राइवेट होटल में रुके हुए हैं, वहां से वो कल सुबह रवाना होंगे। वहीं
पीसीसी सदर जीतू पटवारी ने बताया कि हेलीकॉप्टर के लिए भोपाल से फ्यूल मंगवाया गया, लेकिन खराब मौसम की वजह से फ्यूल वक्त पर नहीं पहुंच पाया। इससे पहले राहुल गांधी ने पीर को मांडला और शहडोल लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में इंतखाबी जलसों से खिताब किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो के वादों को दोहराया। नरेंद्र मोदी जी ने 22-25 लोगों का 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया है। आम आदमी से आप कहो कि भैया 16 लाख रुपए कितना होता है, वो आपको बता नहीं पाएगा। इतना पैसा होता है कि आपको और हमें समझ ही नहीं आता कितना पैसा। तो मैं आपको बताता हूं, मनरेगा को चलाने में 65,000 करोड़ रुपए लगते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने 22-25 लोगों के लिए 24 साल का मनरेगा का पैसा कर्जे में माफ कर दिया। हिंदुस्तान के गरीब लोग कर्जा माफी मांगते हैं, किसान कर्जा माफी मांगते हैं, स्टूडेंट्स बैंक का कर्जा माफ करने की बात करते हैं। नरेंद्र मोदी कहते हैं नहीं। मगर हिंदुस्तान के अरबपति जिनके पास सब कुछ है, उनके लिए नरेंद्र मोदी जी ने 24 साल का मनरेगा माफ किया। आज की हालत में आपको बताता हूं, हिंदुस्तान में 22 लोग ऐसे हैं जिनके पास उतना ही धन है। कांग्रेस ने कहा कि वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने 10 वर्षों में कोई काम नहीं किया है और दिलकश नारे देकर आवाम को गुमराह किया है। इसीलिए अब अवामी मफाद की जामियत पर मबनी कांग्रेस के मंशूर को देखकर वो घबरा गए हैं और इस हवाले से मनफी बयानात दे रहे हैं। कांग्रेस की तर्जुमान सुप्रिया श्रीनेत ने पीर को पार्टी हेडक्वार्टर्स में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 10 साल तक हुकूमत चलाने के बाद जब मुल्क इंतखाबात के दहाने पर है, मोदी घिसी पिटी स्क्रिप्ट पर वापस आ रहे हैं और अपनी हुकूमत के काम काज पर अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाने के बजाय हिंदुओं और मुसलमानों को तकसीम करने में मसरूफ है। लेकिन क्यों मोदी जी ने ऐसा कहा? कभी आपने सोचा है? कुछ और कह सकते थे कि यह गलत है, ये नहीं संभव है, ये नहीं होगा, कुछ भी कह सकते थे। ये क्यों कहा? क्योंकि यही दिल का प्रेम है। इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते हैं और मोदी जी और मोदी जी के पुरखों का मुस्लिम लीग से ऐसा इश्क है जो छुपता नहीं है। आपको याद होगा 1942 में जब महात्मा के आह्वान पर मौलाना आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष थे, सारा देश सड़कों पर था, करो या मरो का नारा था, भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था और ऐसे में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल में, मोदी जी के पुरखे सिंध में, मोदी जी के पुरखे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सिर्फ सरकार ही नहीं चला रहे थे, अंग्रेजों को चिट्ठियां लिखकर यह भी सलाह और मशवरा दे रहे थे कि इस आंदोलन का कैसे दमन किया जाए। ये ना हमारे सगे हैं, ना आपके सगे हैं, ना भारत मां के सगे हैं, ये हमेशा से सगे विभाजनकारी लोगों के हैं, विभाजनकारी पार्टियों के हैं, चाहे वो मुस्लिम लीग हो या फिर अंग्रेज हो। और असलियत यह भी है कि जब से हमारा मैनिफेस्टो जारी हुआ है, बीजेपी में खलबली मची हुई है। बेचारों को समझ ही में नहीं आ रहा है क्या किया जाए। वैसे ही 180 पर अटके हुए हैं, शनै शनै वो अब कम होता जा रहा है। और इसीलिए मैं 1 मिनट में जरूर अपने मैनिफेस्टो का सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारत में शव्वाल का चांद नजर नहीं आया, लिहाजा इन दोनों मुल्कों में ईद उल फित्र 10 अप्रैल चारशंबे को होगी। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारत में शव्वाल का चांद देखे जाने के हवाले से इजलास मुनक्किद हुआ, ताहम चांद नजर आने की शहादत मौसूल नहीं हुई। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। अब देखते रहिए INN चैनल।